हेलो दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। बात करेंगे आज कुछ स्पेशल चीज़ों की। उससे पहले देखिए जरा क्या लिखा हुआ है। कह रहा है सक्सेस रिक्वायर डेली एक्शन। तो भाई सफलता क्या है, रोज प्रयास मांगता है, यानी डेली प्रयास कीजिए। सफल अगर आपको होना है तो प्रयास आपको डेली करना पड़ेगा। एक दिन के प्रयासों से कुछ हासिल नहीं होता है, ठीक है। चलिए तो इसी बात के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 27 की स्पेशल केसेस के बारे में। चलिए भाई, क्या होता है स्पेशल केसेस, बात करते हैं इसकी। देखो जरा भाई, अच्छा ये चैप्टर ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको समझने के पर्पज से, और जो कि आपको हेल्प करेगा, ठीक है। अगर आप कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं और प्रैक्टिस कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक बेहतर इंग्लिश बोलने की तरफ आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए लिखा हुआ है, दिस चैप्टर विल बी लेट यू नो अबाउट अ फ्यू स्पेशल केसेस विच विल इनहेंस योर स्किल ऑफ मेकिंग सेंटेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स। इट्स certainly an important lesson. Understand the concept and then practice. देखो भाई, ये चैप्टर क्या है, कुछ स्पेशल केसेस में डाले गए हैं, ठीक है, इस चैप्टर के अंदर, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आप एक सेंटेंस को कई तरह से, मतलब डिफरेंट टाइप से बना सकते हैं, जिससे सेंटेंस और बेहतर लगेगा देखने या सुनने में, ठीक है। तो चलिए इस चैप्टर को जो कंसेप्ट है समझने के बाद प्रैक्टिस भी करना है। तो भाई आप लोग जरा वीडियो में जितने भी सेंटेंस होते हैं बाद में क्लास खत्म होने के बाद उसकी जरा प्रैक्टिस क्या कीजिए, ठीक है, याद से। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपना स्पेशल केस। देखिए जरा, गेट का मतलब क्या होता है भाई। देखो यहाँ पे क्या है गेट का मतलब, यहाँ पर गेट का मतलब है बीमार हो जाना, ठीक है। जैसे मुझे खांसी हो गई, आई गॉट कफ, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है थर्ड फॉर्म है, ठीक है, गेट की ही थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो टेंशन लेना कि सर गेट नहीं गॉट आ गया, थर्ड फॉर्म है बस, ठीक है। राम को बुखार हो गया, राम हैज़ गॉट फीवर। जब भी पापा डांटते हैं तुम्हें बुखार हो जाता है। वेन एवर डैड स्कूल्स यू यू गेट फीवर, ठीक है। कह रहा उसे टीबी हो गया था, ही हैड गॉट टीबी, ठीक है। कौन सा टीबी है जी, देखने वाला नहीं है, ठीक है, बीमारी है। नाम क्या होता है इसका पूरा, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, जिसमें व्यक्ति को खांसी आती है। सुना होगा ना आपने, 2 हफ्ते से अधिक खांसी, तो टीबी की शिकायत हो सकती है। वो वाला टीबी है, हाँ, घर वाला टीबी नहीं है। चलो, कह रहा है ठंडा पानी मत पियो, तुम्हें ठंड लग जाएगी। डोंट ड्रिंक कोल्ड वाटर, यू विल गेट कोल्ड। डोंट ड्रिंक कोल्ड वाटर, यू विल गेट कोल्ड। कह रहा है राम भीगा हुआ है, उसे बुखार हो सकता है। राम इज ड्रेंच्ड, ही में गेट कोल्ड। राम इज ड्रेंच्ड, ही में गेट कोल्ड। देखो भाई, आपको ना क्या करना है, आपको पहले इस सेंटेंस को पढ़ना है, समझना है कि गेट का प्रयोग कैसे कर रहे हैं, और उसके बाद घर पे ना क्लास खत्म होने के बाद वापस से वीडियोस को देखना है, कम से कम 2 बार वीडियोस देखना है, उसके बाद सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं सेकंड की। देखो अगला है फॉन्ड ऑफ, पीछे पढ़ा चुके हैं, इसका मतलब क्या होता है, शौकीन होता है। अच्छा देखो क्या कह रहा है, कह रहा है अगर सब्जेक्ट किसी वर्ब यानी क्रिया यानी किसी काम का शौकीन है तो उस वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा। अच्छा देखो, जो सब्जेक्ट है अगर किसी वर्ब का शौकीन है, किसका है, किसी वर्ब का शौकीन, यानी वर्ब मतलब क्या, क्रिया का शौकीन है, तो उस वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे माना कि मैं कहूं कि राम क्रिकेट का शौकीन है, तो क्रिकेट कोई क्रिया नहीं है। पर अगर मैं कहूंगा कि राम खेलने का शौकीन है, तो खेलना क्या है, वर्ब है, क्रिया है। तो इस वाक्य में राम सब्जेक्ट है और वह क्या है, खेलना, यानी वर्ब का शौकीन है, तो खेलना एक क्रिया है और इसलिए प्ले के साथ आईएनजी लगाना जरूरी हो जाएगा। क्लियर। तो फॉन्ड ऑफ का मतलब क्या होता है भाई, शौकीन। तो सिंपल सी बात कर रहा है कि अगर जो सब्जेक्ट है किसी वर्ब का शौकीन है, और तो वर्ब के साथ क्या लगेगा, आईएनजी लग जाएगा। क्या लग जाएगा, वर्ब के साथ आईएनजी लग जाएगा, ठीक है, क्लियर। चलिए यही बात देखिए यहाँ पर लिखा गया है, इफ द सब्जेक्ट इज फॉन्ड ऑफ एनी वर्ब,
देख रहे हैं, फॉन्ड ऑफ मतलब क्या है, शौकीन, किसका, वर्ब का, देन ing नीड टू बी यूज्ड विद दैट वर्ब, उस वर्ब के साथ ing लगाना पड़ेगा। इफ आई से राम इज फॉन्ड ऑफ क्रिकेट दिस सेंटेंस इज करेक्ट, बट इफ आई से राम इज फॉन्ड ऑफ प्ले, तो भाई खेलने का शौकीन है, तो दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट एज प्ले इज अ वर्ब एंड आई नीड टू यूज ing when it is, so the correct statement would be Ram is fond of playing। अच्छा भाई, ये इनकरेक्ट क्यों था? इनकरेक्ट इसीलिए था क्योंकि प्ले के साथ यहाँ पे ing नहीं लगा था। ठीक है, चलिए, तो सिंपल सी बात है, अगर सब्जेक्ट किसी वर्ब का शौकीन है तो उसके साथ ing लगेगा। चलिए अगला बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देखें। उससे पहले कह रहा है मैं संगीत का शौकीन हूँ, तो क्या है, आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, देखो फॉन्ड ऑफ का प्रयोग हुआ है। कह रहा है तुम इसके शौकीन क्यों हो, वाई आर यू फॉन्ड ऑफ इट। ठीक है, राम पढ़ने का शौकीन था, राम वॉज फॉन्ड ऑफ रीडिंग, राम वॉज फॉन्ड ऑफ रीडिंग। कह रहा है ये लड़का खेलने का शौकीन है, कह रहा है दिस बॉय इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, दिस बॉय इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग। अगला है मैं क्रिकेट का शौकीन हूँ, आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट। अगला है मैं क्रिकेट खेलने का शौकीन हूँ, आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, देख रहे हो अब आ गया है प्ले के साथ ing क्रिकेट। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे जरा बात कर देते हैं। चलिए अगला है मींट फॉर या मेड फॉर, मतलब होता है बना होना। क्या होता है, बना होना। आइए जरा इसकी बात करते हैं, पहले समझ लेते हैं। कह रहा है अगर सब्जेक्ट किसी वर्ब यानी क्रिया यानी किसी काम के लिए बना है तो उस वर्ब के साथ ing सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे जो सब्जेक्ट है किसी वर्ब के लिए यानी किसी काम को करने के लिए। अच्छा, काम क्या होता है, वर्ब। अगर सब्जेक्ट किसी वर्ब को करने के लिए बना है तो उसके साथ ing, किसके साथ, उस वर्ब के साथ ing लगता है। ठीक है, जरा एग्जाम्पल समझने का प्रयास करते हैं। देखो कि माना कि मैं कहूँ कि राम खेलने के लिए बना है, तो इस वाक्य में राम सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, राम है या राम सब्जेक्ट है, और वो खेलने के लिए बना है, तो खेलना एक क्रिया यानी वर्ब है, इसलिए प्ले के साथ ing लगाना ज़रूरी हो जाएगा। क्लियर है, बात समझे। आइए एक बार इंग्लिश में फिर से रिपीट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है इफ़ सब्जेक्ट इज मींट फॉर सम वर्ब, मतलब किसी के लिए बना है, किसी वर्ब के लिए बना, सब्जेक्ट क्या है, किसी वर्ब के लिए बना है, देन ing नीड टू बी यूज्ड विद दैट वर्ब, उस वर्ब के साथ ing लगाना पड़ेगा, वरना वो गलत हो जाएगा। इफ आई से राम इज मींट फॉर क्रिकेट दिस सेंटेंस इज करेक्ट, बट इफ आई से राम इज मींट फॉर प्ले, मतलब वो खेलने के लिए बना है, देन सेंटेंस इज इनकरेक्ट एज प्ले इज अ वर्ब and I need to be use ing with, so the correct statement would be Ram is meant for playing। अच्छा, यहाँ पर किसी को अगर मन में डाउट आ गया कि सर पहले वाले में राम इज meant for cricket यहाँ पर क्यों ठीक है, तो देखो भाई क्रिकेट कोई वर्ब नहीं है, ठीक है, इसीलिए ये ठीक है, राम इज meant for cricket, राम क्रिकेट के लिए बना है, यहाँ पर ये कोई वर्ब नहीं है, इसलिए यहाँ पे ing नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन जो सेकेंड स्टेटमेंट था उसमें क्या था, प्ले। देखो यहाँ पे क्या है, राम इज मेंट फॉर प्ले, प्ले क्या है, वर्ब है, तो यहाँ पर प्ले के साथ ing लगाना कंपलसरी हो जाएगा, वरना ही गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल देखते हैं। तुम बिजनेस के लिए बने हो, यू आर मेंट फॉर बिजनेस। नेक्स्ट है तुम बिजनेस करने के लिए बने हो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, तुम बिजनेस के लिए बने हो और यहाँ तुम बिजनेस करने के लिए बने हो, दोनों में अंतर है। देखो यू आर मेंट फॉर डूइंग बिजनेस, देखो यहाँ पर क्या है, वर्ब है, तो क्या लगेगा, ing लगेगा। ठीक है, तुम सिर्फ मेरे लिए बने हो, यू आर ओनली मेंट फॉर मी। अब यहाँ पे देखो हम एक दूसरे के लिए बने हैं, वी आर मेंट या मेड फॉर ईच अदर, दो में से कोई एक ही प्रयोग करें दोस्तों। किताब पढ़ने के लिए बनी है, देखो क्या लिखा हुआ है, बुक इज मेंट फॉर रीडिंग। क्लियर है। अगला है अध्यापक पढ़ाने के लिए बने हैं, टीचर्स आर मेंट फॉर टीचिंग। ठीक है, चलिए अगला है
देखो मेड इन मतलब होता है कहाँ बना है, किसी कंट्री की बात करता है। मेड ऑफ मतलब किस वस्तु से बना है, उस वस्तु की बात करता है। और मेड बाय किसी पर्सन की बात करता है या कंपनी की बात करता है। जैसे आप देखते हो ना लिखा होता है फ़ोन के बाहर मेड बाय सैमसंग, मेड बाय शाओमी, मेड बाय एप्पल। तो यह पे क्या है, वहाँ पर मेड बाय मतलब किसने बनाया है उसको। मेड बाय का मतलब क्या है, किसने बनाया है। मेड ऑफ किस चीज़ से बना है, और मेड इन कहाँ बना है, किस कंट्री में बना है। क्लियर है, बात समझे। आई थिंक बात समझ गए होंगे। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है ये मोबाइल चाइना का है। तो अब देखो इन तीनों में से कौन सा यूज होगा, मेड इन होगा, है ना। कह रहा है दिस मोबाइल इज मेड इन चाइना। चाइना यहाँ पे क्या है, कंट्री का नाम है। कह रहा है ये मोबाइल प्लास्टिक का है, तो क्या बनेगा, मेड ऑफ का प्रयोग हुआ। दिस मोबाइल इज मेड ऑफ प्लास्टिक, ठीक है। कह रहा है ये मोबाइल नोकिया का है, तो यहाँ पे भाई कंपनी का नाम आएगा। दिस मोबाइल इज मेड बाय नोकिया। नोकिया यहाँ पे क्या है, कंपनी का नाम है। कह रहा है ये मूर्ति सोने की है। ध्यान दो, तो गोल्ड क्या है, एक वस्तु है। क्या है, वस्तु। तो क्या बोलेंगे, दिस आइडल इज मेड ऑफ गोल्ड। दिस आइडल इज मेड ऑफ गोल्ड, ठीक है। ये जो मूर्ति है किससे है, सोने की बनी है। अब देखो ना वस्तु का नाम आपको दिख रहा होगा, मेड ऑफ। चलिए कह रहा है गूगल माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। गूगल माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। यहाँ पर देखो किसी व्यक्ति या कंपनी के द्वारा बनाया गया, तो क्या बोलेंगे, गूगल इज मेड बाय माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। यह वेबसाइट मैंने बनाई है, किसी व्यक्ति का नाम आएगा, तो दिस वेबसाइट इज मेड बाय मी। देखो मेड बाय आ रहा है ना, व्यक्ति या कंपनी के लिए क्या आता है, मेड बाय आता है। चलिए अगला है एबल। एबल के कई सारे मीनिंग है, जैसे काबिल होना, योग्य होना, सामर्थ होना या कर सकना। ये सारे वर्ड एबल के लिए प्रयोग होते हैं। एबल टू के लिए कोई भी वर्ड प्रयोग कर सकते हो। अगर हिंदी में कोई भी वर्ड में से है तो आप एबल टू का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं ये काम करने के काबिल हूँ, आई एम एबल टू डू दिस वर्क। आई एम एबल टू डू दिस वर्क। कह रहा है राम ये काम कर सकता है। राम इज एबल टू डू दिस वर्क। राम इज एबल टू डू दिस वर्क। या आप इसको ऐसे बोल सकते हो, राम कैन डू दिस वर्क, ठीक है। कह रहा है क्या तुम इस बिजनेस को संभालने के काबिल हो। आर यू एबल टू हैंडल दिस बिजनेस। आर यू एबल टू हैंडल दिस बिजनेस, ठीक है। अच्छा अगला है हाउ टू। देखो भाई हाउ टू के साथ ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, जरा याद रखना इस बात को। क्लियर है। कह रहे जब भी आप कोई काम करना या तो जानते हो या फिर नहीं जानते हो, मतलब कोई काम आपको आता है या नहीं आता है, तो हाउ टू का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे कि माना मैं कहूं कि राम लिखना जानता है, तो अगर मैं कहूं कि राम नोज राइटिंग, तो ये भी ठीक है, ऐसे भी लिखते हैं लोग, राम नोज राइटिंग, ये गलत नहीं है। पर ऐसा कहना राम नोज हाउ टू राइट बेहतर लगता है, सुनने में बढ़िया लगता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको अगर हाउ टू का प्रयोग करोगे तो कुछ सेंटेंस बेहतर बनेगा, अलग तरीके से बनेगा। चलिए कह रहे हैं मैं नाचना जानता हूं, आई नो हाउ टू डांस, ठीक है। कह रहा है मैं नाचना नहीं जानती, आई डोंट नो हाउ टू डांस, ठीक है। क्या मैं नाचना जानता हूं, डू आई नो हाउ टू डांस। राम खेलना जानता है, राम नोज हाउ टू प्ले, ठीक है। राम क्रिकेट खेलना जानता है, राम नोज हाउ टू प्ले क्रिकेट। देखो हाउ टू लगाने से सेंटेंस और बेहतर बन के आ रहा है और बेहतर सुनने में लग रहा है, ठीक है। चलिए अगला है मैं क्रिकेट खेलना नहीं जानता था, आई डोंट नो हाउ टू प्ले क्रिकेट। मैं पंजाबी बोलना जानता हूँ, आई नो हाउ टू स्पीक पंजाबी। मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। राम कार चलाना जानता है, राम नोज हाउ टू ड्राइव अ कार। राम बाइक चलाना नहीं जानता, राम डजंट नो हाउ टू राइड अ बाइक, ठीक है। अगला है कीप ऑन। कीप ऑन का मतलब होता है करते रहना, ठीक है। इसके साथ क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, क्योंकि कंटिन्यूस में होता है तो आपको पता ही है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहा है वो पढ़ता रहता है, ही कीप्स ऑन रीडिंग, ही कीप्स ऑन रीडिंग। अगला है लोग लड़ते रहते हैं, लोग लड़ते रहते हैं, पीपल कीप्स ऑन फाइटिंग, ठीक है। मैं उसके घर जाता रहूँगा,
आई विल कीप ऑन गोइंग हिज होम, आई विल कीप ऑन गोइंग हिज होम। मैं उसके घर जाता रहता था, आई यूज टू कीप ऑन गोइंग हिज होम। अगला है बच्चे खेलते रहते हैं, चिल्ड्रन कीप ऑन प्लेइंग, चिल्ड्रन कीप ऑन प्लेइंग। अगला है अंकल सोचते रहते हैं, कुछ बोलते नहीं है, अंकल कीप्स ऑन थिंकिंग, डजंट से एनीथिंग, डजंट से एनीथिंग। कह रहा है राम 24 घंटे पढ़ता रहता है, राम कीप्स ऑन स्टडिंग 24 आवर्स। कह रहा है वो दिन भर खाना बनाता रहा, ही केप्ट ऑन कुकिंग द फूड फॉर द होल डे, पूरा दिन क्या बोलते हैं, फॉर द होल डे। कह रहा है हम चलते रहे, वी केप्ट ऑन वॉकिंग, वी केप्ट ऑन वॉकिंग। कह रहा है वो सोता रहा, ही केप्ट ऑन स्लीपिंग, ही केप्ट ऑन स्लीपिंग। अगला है राहुल दौड़ता रहा, राहुल केप्ट ऑन रनिंग, राहुल केप्ट ऑन रनिंग। अगला है मैं मिलता रहा, भले ही लोग ने बहुत टोका, मैं मिलता रहा, भले लोगों ने बहुत टोका। तो क्या बोलेंगे भाई, आई केप्ट ऑन मीटिंग इवन दो पीपल ऑब्जेक्ट अ लॉट, आई केप्ट ऑन मीटिंग इवन दो पीपल ऑब्जेक्ट अ लॉट। ठीक है। अगला है हैविंग। अच्छा भाई हैविंग के साथ ना वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग होती है, याद रखना, आपको पीछे पता भी है, टेंस में बता चुका हूं आप लोग को। ठीक है। अच्छा कह रहा है आफ्टर डूइंग समथिंग। अच्छा इसका मतलब क्या होता है, कोई काम करने के बाद, यानी क्रिया के बाद। ठीक है, क्रिया मतलब काम है। चलो जरा देखो, आपको देखना है कि भाई हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम कैसे प्रयोग कर रहे हैं। ठीक, कह रहा है तुमसे मिलने के बाद मैं वहां जाऊंगा। देखो हैविंग मेट यू आई विल गो देयर, देखो थर्ड फॉर्म है। कह रहा है राम के साथ खाना खाने के बाद मैंने पूछा, हैविंग ईटन, देखो थर्ड फॉर्म है। द फूड विद राम आई आस्क्ड, ये देखने के बाद मैं वहां जाने की हिम्मत नहीं कर सकता, हैविंग सीन दिस आई कांट डेयर टू गो देयर। ठीक है, क्लियर। कह रहा है पापा से अनुमति लेने के बाद मैं घर से निकल गया, हैविंग टेकन परमिशन फ्रॉम डैड आई लेफ्ट होम। ठीक है, ये देखो। ठीक है, टेकन क्या है बताओ भाई, टेकन कौन सी फॉर्म है और टेकन किसकी थर्ड फॉर्म है, क्लियर बताओ। ठीक है, कमेंट करो जरा। तुम्हें पाने के बाद मानो सारे ख्वाब पूरे हो गए, हैविंग फाउंड यू एज इफ ऑल ड्रीम्स केम ट्रू, हैविंग फाउंड यू एज इफ ऑल ड्रीम्स केम ट्रू। ठीक है। अच्छा अब जरा बात करते हैं, अब देखो ऊ का जो फॉर्मेशन है, अब देखो क्या करता है। कह रहा है दीज सेंटेंस आर ऑलवेज इन इंटेरोगेटिव इन नेचर, मतलब इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा क्वेश्चन पूछने यानी इंटेरोगेटिव नेचर के होते हैं। देखो जरा, आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। यहां हम ऊ को देख रहे हैं, इस वाले वर्ड को ध्यान रखना, जहां ये प्रयोग हुआ ना वो जो सेंटेंस है वो क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव होते हैं नेचर में, यानी प्रश्न पूछने वाले होते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल देखो, कह रहा है क्या मैं जाऊं, तो डू आई गो या शेल आई गो, देख रहे हो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्वेश्चन पूछ रहा है। मैं कहां जाऊं, वेयर डू या शेल आई गो, वेयर डू शेल आई गो। ठीक है, दो में से कोई एक प्रयोग करेंगे, बताइए आप लोग को स्लैश का मतलब। कह रहा है मैं किससे कहूं, हु डू या शेल आई से। ठीक है, मैं उससे कैसे मिलूं, हु डू या शेल आई मेट हिम। कह रहा है क्या मैं वहां ना जाऊं, डू या शेल आई नॉट गो देयर। कह रहा है अब मैं क्या करूं, वट डू या शेल आई डू नाउ। ठीक है, अब मैं क्या करूं, क्या होगा, वट डू या शेल आई डू नाउ, दो में से एक ही प्रयोग करना, पता है आप लोग को। चलिए ये बात अब मैं किसे बताऊं, whom डू या शेल आई टेल दिस नाउ। ठीक है, आगे जरा बात करते हैं। कह रहा है होल्ड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, मतलब क्या होता है, रोक पाना, काबू कर पाना, रोक पाना या काबू कर पाना। तो होल्ड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी लगती है, जरा याद रखने का प्रयास करेंगे। कह रहा है मैं हंसी नहीं रोक पाया, आई कुडेंट होल्ड लाफिंग, आई कुडेंट होल्ड लाफिंग। कह रहा है राम अपने आंसू नहीं रोक पाया, राम कुडेंट होल्ड
हिज टीयर्स, राम कुडंट होल्ड हिज टीयर्स। कह रहा मैं अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर पाया, आई कुडंट होल्ड माई इमोशन, आई कुडंट होल्ड माई इमोशन। अगला है, राम उससे बात करने से खुद को रोक पाएगा क्या, राम उससे बात करने से खुद को रोक पाया क्या, तो क्या बोलेंगे, विल राम बी एबल टू होल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम टॉकिंग टू हर। अगला है, मैं हंसी नहीं रोक पाऊंगा, आई वुडंट बी एबल टू होल्ड लाफिंग। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे सजेस्ट की। ठीक है, अब क्या होता है भाई, लगना। ठीक है, देखो जरा, कह रहा तुम्हारी फालतू बातों से लगता है कि तुम पागल हो, यूर नॉनसेंस सजेस्ट डेट यू आर मैड। कह रहा उसके बात करने के तरीके से लगता है कि वो बहुत अमीर है, हिज वे ऑफ टॉकिंग सजेस्ट डेट ही इज वेरी रिच। ठीक है, अगला है, उसके चलने के तरीके से लगता है कि वो कोई मॉडल है, हर वे ऑफ वॉकिंग सजेस्ट दैट शी इज अ मॉडल। ठीक है, कह रहा उसकी आवाज से लगता है मानो उसे पहले भी मिल चुका हूं, हर वॉइस सजेस्टेड एज इफ आई हैव ऑलरेडी मेट हर। कह रहा मुझे ऐसा लगा मानो तुमने कई दिनों से खाना ना खाया हो, आई फेल्ट एज आई यू हैड नॉट टेकन द फूड फॉर अ लॉन्ग। ठीक है, तो सजेस्ट का मतलब क्या होता है, लगना। ठीक, तो इस तरह से आप लोग को सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है। चलिए अगला है द वेरी, यही या वही। ध्यान से देखना, मुझे यही किताब चाहिए, दिस इज द वेरी बुक आई नीड। ठीक है, दिस इज द वेरी बुक आई नीड या आई नीड द वेरी बुक। ठीक है, दोनों सही हैं, कोई प्रयोग कर सकते हो। कह रहा है मुझे यही पेन चाहिए, आई नीड द वेरी पेन। कह रहा है राम वही लड़का है, दिस इज द वेरी बॉय, दिस इज द वेरी बॉय। ठीक है, क्या तुम वही लड़के हो जो उस दिन जीता था, आर यू द सेम बॉय हु हैड वन दैट डे। अगला है, क्या ये वही मोबाइल है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे, इज दिस द वेरी मोबाइल विच यू वर टेलिंग अबाउट। ठीक है, क्या ये वही मोबाइल है जिसके बारे में तुम बता रहे थे। ठीक, अगले की बात करते हैं, तो नेक्स्ट है और या सो, जिसको बोलते हैं एकाद। ठीक है, कह रहा है अमन एकाद दिन में आ जाएगा, अमन विल कम इन अ डे और सो, अमन विल कम इन अ डे और सो। कह रहा है राम एकाद साल में अमेरिका जा रहा है, राम इज गोइंग टू अमेरिका इन अ ईयर और सो। कह रहा है मैं एकाद बार उसके घर गया था, आई हैड गॉन टू हिज होम वंस और सो, वंस और सो। कह रहा है पापा एकाद घंटे में पहुंचने वाले हैं, डैड इज अबाउट टू आएगा, यहाँ पे सिर्फ टू आएगा, डैड इज अबाउट टू रीच इन एन आवर और सो। क्लियर है, उसने ये एकाद हफ्ते में किया, ही डिड इट इन अ वीक और सो। ठीक है, चलिए अगला है द वन। ध्यान से देखना, अब यहां पर क्या है, कह रहा है अब जो इंपॉर्टेंट बात है यहां पे, कह रहा है सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन यानी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो द वन का प्रयोग करेंगे, और सब्जेक्ट क्या होगा, अगर प्लूरल होगा तो क्या होगा, द वंस प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्लियर। कह रहा है राम वो है जो मेरे साथ था, यहां पर क्या है, राम इज द वन। क्यों आया है द वन, क्योंकि राम क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है, हु वॉज विद मी। क्लियर है। कह रहा है हम वो हैं, देखो हम यहाँ पे क्या है, प्लूरल फॉर्म में है, तो यहाँ पे क्या आएगा, द वंस आएगा। ठीक है, हम वो हैं जो तुम्हारे साथ थे, वी आर द वंस हु वर विद यू। क्लियर है। चलिए अगला है, ये वो है जो मैंने तुम्हें गिफ्ट किया था, ये वो है जो मैंने तुम्हें गिफ्ट किया था। देखो यहाँ जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर फॉर्म में है, तो इसलिए आएगा दिस इज द वन दैट आई हैड गिफ्टेड टू यू। ठीक है, कह रहा है ये वो है जो मैंने खरीदे थे, ये वो है जो मैंने खरीदे थे, तो क्या है, दीज आर द वंस दैट आई हैड परचेज। यहाँ पर ये क्या है, बहुवचन है, मतलब प्लूरल फॉर्म में है। ठीक है, चलिए माता पिता वो हैं जिनके बिना जिंदगी अधूरी है,
तो ध्यान देना यहाँ पर माता पिता क्या हैं, बहुवचन हैं, और इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, यानी प्लूरल फॉर्म में है तो द वंस आएगा। कह रहा है मॉम एंड डैड आर द वंस विदाउट whom लाइफ इज इनकम्प्लीट। ठीक है, बात करें नेक्स्ट की, तो नोट देखना लग रहा है। नोट कह रहा है अगर वो के साथ कुछ और भी हो, जैसे वो लड़का, वो बच्चा, वो पेन, वो किताब आदि, तो द वन की जगह केवल द का प्रयोग करते हैं। जैसे सिंपल सी बात कहा है, अगर वो के साथ कुछ हो, जैसे वो लड़का, वो बच्चा, वो पेन, वो किताब, तो द वन की जगह केवल द का प्रयोग करेंगे। देखो जरा, राम वो लड़का, देखो वो क्या है, लड़का है, तो खाली द का प्रयोग करेंगे यहाँ पे, जो मेरे साथ था। राम इज द बॉय हु वॉज विद मी। ठीक है, हम वो लोग, देखो वो के साथ क्या है, लोग हैं जो तुम्हारे साथ थे। वी आर द पीपल हु वर विद यू। ठीक है, ये वो मोबाइल है जो मैंने तुम्हें गिफ्ट किया था। देखो मोबाइल आ गया तो सिर्फ द का प्रयोग करेंगे। दिस इज द मोबाइल डेट आई हैड गिफ्टेड टू यू। कह रहा है ये वो किताब है जो मैंने खरीदी थी। दीज आर द बुक्स डेट आई हैड परचेज्ड। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से होगी नहीं। चलिए अगला है, विनीता वो बहन है जो मोहवेवाला में रहती है। विनीता इज अ सिस्टर हु लिव्स इन मोहवेवाला। ठीक है, कह रहा है अंजलि वो बहन है जिसकी 1 साल पहले ही शादी हुई थी। अंजलि इज द सिस्टर हु हैड गॉट मैरिड जस्ट अ ईयर अगो। कह रहा है पुष्कर अंकल वो आदमी हैं जो सभी के लिए सोचते हैं। पुष्कर अंकल इज द मैन हु केयर्स फॉर एवरीवन। ठीक है, कह रहा है डिम्पी भैया वो व्यक्ति हैं जिसके बेटे का नाम प्रतीक है। डिम्पी भैया वो व्यक्ति हैं जिसके बेटे का नाम प्रतीक है। डिम्पी भैया इज द पर्सन हु सन्स नेम इज प्रतीक। कह रहा है बिशन सिंह राणा वो व्यक्ति है जो अपनी जुबान के पक्के हैं। तो बिशन सिंह राणा इज द पर्सन हु इज अ मैन ऑफ वर्ड्स। हु इज द मैन ऑफ वर्ड्स। ठीक है, कह रहे हैं अमन वो लड़का नहीं है जिसके साथ नेहा बात कर रही थी। अमन इज नॉट द बॉय whom नेहा वॉज टॉकिंग टू। कह रहा है यशी वो लड़का है जो क्लास में फर्स्ट आई है। यशी वो लड़की है जो क्लास में फर्स्ट आई है। यशी इज द गर्ल हु स्टूड फर्स्ट इन क्लास। ठीक है, अगला है संदीप वो भाई है जो पुलिस में है। संदीप इज द ब्रदर हु इन पुलिस। कह रहा है आशिकी 2 वो फिल्म है जो मुझे बहुत पसंद है। तो आशिकी 2 इज द मूवी डेट आई लाइक अ लॉट। क्लियर है, बात समझे? तो चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है प्यार वो एहसास है जो अंदर से महसूस होता है। प्यार वो एहसास है जो अंदर से महसूस होता है। लव इज द फीलिंग डेट कम्स फ्रॉम विद इन। कह रहा है विक्रांत वो व्यक्ति है जो शिक्षा के उत्थान के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देना चाहता है। ठीक है, यहाँ थोड़ा स्पेस होगा। ठीक है, कह रहा है विक्रांत इज द पर्सन हु वांट टू कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू अपलिफ्ट एजुकेशन। ठीक है, मुजीब खान वो व्यक्ति है जो मेरा सबसे प्रिय मित्र है। मुजीब खान इज द पर्सन हु इज माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, अमित, सुमित, सागर, सलीम, निखिल, चंद्रमोहन, राकेश व वरुण वे दोस्त हैं जिनसे अपने दिल की बात कहना मुझे अच्छा लगता है। यहाँ भी स्पेस होगा। कह रहा अमित, सुमित, सागर, सलीम, निखिल, चंद्रमोहन, राकेश एंड वरुण आर द फ्रेंड्स whom I love to share my feelings with। ठीक है, क्लियर। अगला बढ़ते हैं। कह रहा है कुलदीप वो भाई है जो मुझे बहुत प्रिय है। कुलदीप इज द ब्रदर whom I love a lot। whom I love a lot। कह रहा अमित राणा वो बंदा है जो किसी से नहीं डरता। अमित राणा इज द गाय who doesn't get scared of anyone। ठीक, कह रहा अवृत और यशी वो 2 प्यारे बच्चे हैं जिन्हें उनका विक्रांत मामा खुद से ज़्यादा प्यार करता है। तो अवृत एंड यशी आर 2 क्यूट चिल्ड्रंस whom their maternal uncle विक्रांत loves more than himself। ठीक है, यहाँ भी स्पेस होगा। कह रहा है मेरी मम्मी वो औरत है जो किसी को परेशानी में नहीं देख सकती। माई मदर इज द वुमेन हु कांट सी एनीवन इन ट्रबल। ठीक है, क्लियर। तो देखो भाई यहाँ पर हम द वन यानी वो के ढेर सारे एग्जाम्पल देख रहे हैं। आपको
इन सबको लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चलिए ये क्लास यहीं तक थी, आपको इन सभी सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। वीडियो कम से कम 2 बार देखनी है और ठीक है, और एक एक को पहले याद करना है, रूल देखना है और फिर प्रैक्टिस करनी है, फिर प्रैक्टिस करनी है। उम्मीद करता हूँ आप बात को समझे होंगे। ये स्पेशल केस था, इसके अंदर कुछ सेट ऑफ रूल्स थे जो आपने देखे, जैसे द वन था। तो इनमें क्या था कि भाई आप अगर इनका यूज़ करते हो तो सेंटेंस और बेहतर बन सकता है, ठीक है। तो बस इसमें कुछ नहीं था, जैसा बताया गया है वैसे ही आप क्या कीजिए, आप पहले समझ लीजिए और फिर प्रैक्टिस कीजिए, और कुछ उसके अंदर है नहीं, ठीक। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।